और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ये लोकल गवर्नमेंट, ये तीसरे लेवल का, यानी गवर्नमेंट 3 लेवल पे है। एक तो पूरे एंटायर जो है कंट्री के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसकी जो सब यूनिट है, इस तरीके से जो सब यूनिट है इस लेवल पे गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है, ये स्टेट का गवर्नमेंट हो गया। और तीसरे लेवल पे इनके अंदर हर स्टेट के अंदर फर्दर यहाँ पे यूनिट बनी हुई है जिसको यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के 3 लेवल हो गए, 3 टायर। ये फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर और थर्ड टायर। तो अब हमारे यहाँ 3 टायर की गवर्नमेंट है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी चीज़ों को आपको जानना है। अब मैं एक बार इसे, हाँ एक और चीज़ है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। उसकी डिटेलिंग पार्ट 20 में दी गई है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा बाकी जो पार्ट हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, पर पहले आप इतने को जानिए कि बेसिकली यही कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब देखिए मैं आपको सबको एक साथ जोड़ के बताता हूँ, तब आपको कितना ये इजी लगने लगेगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल 22 पार्ट है, इसमें पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें जो है इंडिया के यूनियन और उसके टेरिटरी को बताया गया, डिफाइन किया गया है। दूसरे में फिर जमीन हो गई तो उसके लोग, तीसरे में उन लोगों के फंडामेंटल राइट, चौथे में डीपीएसपी और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट के थ्रू आया। फिर यूनियन गवर्नमेंट, इसकी पूरी डिटेलिंग जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक उसी तरीके से स्टेट में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। फिर रिपील है और फिर पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है और फिर लोकल गवर्नमेंट और अमेंडमेंट। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ये सारी जो मैंने अभी डिटेलिंग बताई है, इसको समझने के लिए एक बेयर एक्ट आता है, ठीक है। एक जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इस बुक को आप लेंगे पढ़ने के लिए। जैसे देखिए ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे बेयर एक्ट बोलते हैं। इसे आप लेंगे तो इसका जो कंटेंट होता है उस कंटेंट में ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अगर आप पहले पेज पे ही कंटेंट को देखेंगे तो जितनी डिटेलिंग मैंने बताई ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ दिख जाएगी। ये सारे डिटेल आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका जब फ्रेमवर्क आपको समझ में आएगा ना, तब कोई बात इसके बारे में हो रही होगी तो आप समझ जाएंगे। अगर अब बात होगी जैसे आज के प्रेजेंट उसमें जो है, जैसे न्यूज़ में आ रहा था एनआरसी, ठीक है। अगर एनआरसी का मामला आ रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से जाएंगे एनआरसी कहाँ की बात हो रही होगी। तो इसका मतलब सिटीजनशिप की बात, इसका मतलब पार्ट सेकेंड में इसका मतलब आर्टिकल 5 to 11 होगा, ठीक है। तो आप इतना तो गेस कर लेंगे कि 5 to 11 में ही ये होगा, और वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, सिटीजनशिप ज़्यादातर एक और चीज़ देखिए कि जब आप कोई भी किताब खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं जैसे एक बहुत फेमस आप पढ़ते हैं हर एग्जाम, केशवानंद भारती केस, उसका क्या मतलब है वो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक बना दिया गया, ये लंबा चौड़ा जो है सब कुछ लिख दिया गया, ठीक है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी डिटेलिंग आपको दे दी गई इन सब चीज़ों की, तो इसमें जो है जैसे मैंने बोला कि ये लॉ का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि लॉ के सब्जेक्ट में इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है इंटरप्रिटेशन। जैसे हमारा जो जुडिशरी है, मैं थोड़ा इसे समझाऊं तब आपको आगे ले चलूं। जो हमारी जुडिशरी है, ठीक है, जो हमारी जुडिशरी है, इस जुडिशरी को इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, फिर इसके बाद हाई कोर्ट है, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है,
ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों के पास पावर है इंटरप्रिटेशन की, इन दोनों को इंटरप्रिटेशन की पावर है, और दोनों के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को बचाने की। अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है उसकी ब्रीचिंग हो रही है, उसे कोई एब्रोगेट कर रहा तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हम इंटरप्रिटेशन वाली बात को देखेंगे, ठीक है, इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ये कोर्ट नहीं कर सकता सबऑर्डिनेट। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप इस तरीके से देखते हैं कि जैसे ABC कोई है वर्सेज यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से जैसे आप केस देखते हैं कि ये कोई है और यूनियन ऑफ इंडिया, इस तरीके का आपको बहुत पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप जो है कई बार जब बुक खोलते हैं तो ऐसा आपको मिलता है। तो यहाँ जानिए कि ये दोनों जो हैं स्टेक होल्डर हैं, मतलब इनका कुछ हित लगा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई एक मुद्दा था जिस पे ये लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट में एक पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी पार्टी ये पर्टिकुलर आदमी हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है, कोई संस्था हो सकती है। तो इन लोगों के बीच कुछ विवाद था, ठीक है, कुछ मसले थे, कुछ इनका क्लेम था, या तो गवर्नमेंट का या तो इस पर्सन पर्टिकुलर का, ठीक है। तो इसको जो है, जो इनके विवाद के लिए जो लॉ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो लॉ था वो कहाँ से आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन से। एक चीज़ आप समझिए कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको आप बुक में एक फ्रेज पढ़ेंगे, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। एक्चुअल में लॉ कैसे बनता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मतलब उनके बीच रिलेशन क्या होता है, बनता नहीं, उनके बीच रिलेशन क्या होता है। जैसे देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपका सुप्रीम लॉ है, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अलग अलग इसमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं लॉ के, ठीक है। अब उन टॉपिक से रिलेटेड, उन टॉपिक्स पे जो आपका लेजिस्लेटिव है, जो आपका लेजिस्लेटिव है, ये क्या करता है कि ये कुछ लॉ पास करता है। ये लॉ को पास करता है, उसको इनेक्टमेंट बोलते हैं। जब लॉ पास किया जाता है तो इनेक्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ लॉ को पास करता है, इन लॉ के बेसिस पे कुछ रूल बनाए जाते हैं, कभी कभी डायरेक्टिव्स बनाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है, और कुछ तो कस्टमरी में होते हैं। तो ये सब बेसिकली इन सब को हम लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो लॉ पास किया गया ना लेजिस्लेटिव के थ्रू, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये जो है अब क्या करेंगी कि इस टाइप के मुकदमे को सुनेंगी, यानी अपना इंटरप्रिटेशन वाला रोल प्ले करेंगी। और अगर इनके इंटरप्रिटेशन में ये लॉ जो है, ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट है, तो फिर इस लॉ को रिपील कर दिया जाता है, स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन ये करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो इंटरप्रिटेशन को भी एक लॉ माना जाता है। एक्चुअल में जो ये इंटरप्रिटेशन कर दे, ठीक है, जो ये इंटरप्रिटेशन कर दे, जैसे सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 368 के लिए हुआ है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसके लिए आप गोलकनाथ केस पढ़ेंगे, मिनर्वा मिल केस पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे, तो उन बेरूबारी केस पढ़ेंगे, वो सब जो है 368 के लिए है। तो 368 में क्या किया गया है कि जैसे कितने पावर है अमेंडमेंट की, लेजिस्लेटिव की, कौन से पार्ट वो अमेंड कर सकता है, कौन से पार्ट नहीं अमेंड कर सकता। तो जितनी बार आपको केस बताया जाता है और जो सबसे लेटेस्ट केस होता है वो उस समय की फाइनल इंटरप्रिटेशन है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, इसको भी हम लॉ मानते हैं, जिसमें इस तरीके से वर्सेज जो है, इसीलिए इसको
जैसे केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे ये वाला था, तो ये इंटरप्रिटेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ा जाएगा और अब उस पे बेस जो लेजिस्लेटिव चाहे तो वो लॉ पास करे, ठीक है। जैसे वो अमेंडमेंट करना चाहता है तो करे, 368 को यूज करे, लेकिन ध्यान ये रखे कि लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन केशवानंद भारती और यूनियन ऑफ इंडिया में जो आया है उससे मिलता जुलता, उसी पे बेस होना चाहिए। यानी ये इंटरप्रिटेशन इस लॉ को, इनेक्टमेंट को वैलिडिटी देता है, लेजिटिमेसी देता है, इसीलिए ये आपको बार बार पढ़ाया जाता है। तो आप एक बार उसे पढ़ने पे बिल्कुल याद करने के लिए मत जुट जाया करिए कि मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे आ नहीं रहा, इसलिए आपको वहाँ जो है बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना है। उसके पीछे की स्टोरी आप पढ़िए, जो स्टोरी है पहले उसमें थोड़ी डिटेल आप पढ़िए, ठीक है। मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा तो आगे लेक्चर में बताऊंगा। आज जस्ट मैं इस लेक्चर को बनाने का इतना पर्पज है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टेड लगे, आप इन बातों को समझ पाएँ कि इसको लिखने का मतलब क्या है, क्यों बार बार हमें बोला जाता है हर जगह कि इनका और इनका केस है और इनके बाद ये हुआ, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि इन्हें जस्टिस बोला जाता है। इनके जो जज हैं, इसका मतलब है जस्टिस का मतलब हिंदी मतलब न्यायमूर्ति, ठीक है, न्याय की मूर्ति हैं वो। तो उनको माना ये जाता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, जूरिस्ट हैं, तो ये जो इंटरप्रिटेशन देंगे वो उसकी एक्चुअल मीनिंग होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है ना, वो अपने से इंटरप्रेट थोड़े करेगा कि मेरी मीनिंग ये होगी। तो उसकी मीनिंग को कौन डिसाइड करेगा, वो डिसीजन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करते हैं, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। अब यहाँ एक चीज़ और देखे होंगे कि 4 जजों की बेंच, 6 जजों की बेंच, केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच थी। इसका मतलब है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। जैसे वहाँ कई टाइप के मुकदमे देखे जाते हैं, जैसे एक फंडामेंटल राइट का मुकदमा देखा जाता है जिसमें इंटरप्रिटेशन, उसके लिए कोर्ट बनी है, ठीक है। कुछ तो क्रिमिनल कोर्ट, सिविल मुकदमे देखे जाते हैं। क्रिमिनल का मतलब है जिसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ हो, सिविल का मतलब जो राइट क्लेम किया गया हो अदर देन फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो वो उसके मुकदमे होते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मुकदमे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर मामलों में एक जज को न बना के, जैसे मान लीजिए 5 जजों की बेंच बनी, ठीक है, किसी मुकदमे में 5 जज हैं, तो ये 5 जज में जैसे ये जो फैसला आता है तो ये बोला जाता है 3-2, मतलब 3 लोगों ने सपोर्ट किया, 2 लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, या इसका उल्टा भी हो सकता है, 2 सपोर्ट करें 3 ना सपोर्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से जजमेंट आता है। इसका मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ जूरिस्ट ने यह डिसीजन लिया। एक्चुअल में क्या है कि डेमोक्रेसी में इस बात का ख्याल रखा जाता है, डेमोक्रेसी तभी होगी ना जब तक कलेक्टिव डिसीजन हो। अगर एक सिंगल आदमी डिसीजन देगा ना, सिंगल बेंच का जो डिसीजन होता है उसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता, क्योंकि एक आदमी ने आर्बिट्री जो मन किया वो दे दिया। जब यहाँ 5 लोगों की एक जूरिस्ट पैनल बैठी और उसमें से डिसीजन दिया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों थे, है ना, जो फेवर कर रहे थे, जो फेवर में नहीं थे, और दोनों से मिल के उनकी वोटिंग हुई, तो 3 से वो वोटिंग जीत गए, इसलिए उनका डिसीजन माना जाएगा, वो मेजॉरिटी है जजमेंट। और जो 2 लोग हैं डिसेंट है, उनकी भी बात रिकॉर्ड में चली जाती कि उन्होंने डिसेंट किया, और वो रीजन बताते हुए कि हमने कैसे डिसेंट किया वो भी डिटेल में मेंशन किया जाता है, ठीक है। आगे कभी फिर से जजमेंट होता है तो उनकी बातों को रेफरेंस में रखा जा सकता है कि उन्होंने क्यों डिसेंट किया था, इन्होंने क्यों सपोर्ट किया था, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो एक से ज़्यादा लोगों को रखा जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन लेना है तो पूरी कैबिनेट के साथ, इलेक्शन कमीशन को लेना है तो 3 लोगों के 4 लोगों के पैनल है उसके साथ लेना है। सिंगल आदमी का डिसीजन न हो। सिंगल आदमी का डिसीजन का मतलब क्या हो जाता है, अथॉरिटेटिव डिसीजन। अथॉरिटेटिव का मतलब होता है अधिनायकवाद। तो हम चाहते नहीं ना कि अधिनायकवाद बने, हम तो लोकतंत्र चाहते हैं। तो लोकतंत्र में एक से ज़्यादा लोगों का डिसीजन हो, जिसमें डिबेट हो, डेलिब्रेशन हो, तब डिसीजन हो। कोई भी टाइप का डिसीजन, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे लेजिस्लेटिव में ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते ही हैं।
प्रॉब्लम कहाँ थी, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। तो इसी वजह से इस तरीके से एक बेंच बनाई जाती है जो डिसीजन देता है। तो आप मीनिंग समझ गए होंगे कि उस बेंच का मीनिंग क्या होता है और इस तरीके से लिखने का। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पुराने कंटिन्यूएशन को पुराना जो लेक्चर था उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ये जस्ट मुझे लगा कि आपको पहले बता देना चाहिए, जिससे आपको समझ में आने लगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ें कैसे। ठीक है, अगर एक बार ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड लगेगा तो आप इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर इस सब्जेक्ट में आप नए हैं तो आप पहले NCERT बुक को पढ़िए, क्लास 6 टू क्लास 12। आप 6 क्लास के NCERT भी पढ़िए। अगर आपको लगता है कि बहुत बच्चों वाली तो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में आप पढ़ जाएंगे, लेकिन उसे पढ़िए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और बेसिकली जो 11th क्लास के NCERT है वहाँ से एक स्टैंडर्ड सेट होता है। अगर आप डायरेक्ट 11th क्लास के NCERT से स्टार्ट करेंगे तो शायद आप उतना बेहतर समझ नहीं पाएँ, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे। एक बात ये जानिए कि अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी का नहीं रहा है, ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी का नहीं रहा है और अब अचानक से आप ह्यूमैनिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप 6वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो नॉलेज होगा, जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, आपने बीटेक किया है या कोई दूसरी प्रोफेशनल डिग्री ली है, तो आप उसके स्पेशलिस्ट हैं ना। आप लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में तो 0 ही मान के चलिए। तो क्यों न बेहतर हो कि हम वहाँ से पढ़ना शुरू करें जहाँ से अपनी फाउंडेशन बनाएं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो बेटर बनेगा। अगर आप अचानक से 20 से पकड़ना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी ह्यूमैनिटी वाले को अभी बीटेक में एडमिशन दिला दिया जाए तो जो प्रॉब्लम उसको होगी वही प्रॉब्लम आपको होगी। किसी भी सब्जेक्ट को टेकिंग एज ए ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये मुझे आ रहा है। ठीक है, जनरली ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को हम डेली लाइफ में थोड़ा यूज करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सब्जेक्ट को जानते हैं, पर यहाँ जो है आप एक एकेडमिक लेवल तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ें। बेसिक को क्लियर करने में किसी को 6वीं क्लास पढ़ने में हो सकता है 1 हफ्ते ही लगे, तो ठीक है 1 हफ्ते दे दीजिए। ठीक है, और जल्दी अगर पढ़ सकते तो और पढ़ डालिए, लेकिन एक बार उससे यूज टू हो जाइए। अगर आ रहा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे बताऊँगा। थैंक यू वेरी